हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? पढ़ाई तो सही ढंग से कर रही हो ना? ओके। इसके पहले मैंने जो चैप्टर समझाया था वो आपकी समझ में आया? और अगर नहीं आया हो तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगी। ओके, मैं आज आपको स्पर्श पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर बड़े भाई साहब समझाने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने आपको संचयन का फर्स्ट चैप्टर समझाया था और आज मैं आपको स्पर्श पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर बड़े भाई साहब समझाने जा रही हूँ। ये प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है, ये कहानी है। प्रेमचंद जी ने अपने और अपने बड़े भाई साहब के बारे में कुछ बातें बताई हैं, तो कहीं शिक्षा प्रणाली के ऊपर भी बताया गया है कि उनके पढ़ने के तरीके में और मेरे पढ़ने के तरीके में क्या अंतर था। बड़े होने के नाते वो मुझे किस तरह मुझसे बातें करते थे, मुझे समझाते थे। बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे। किससे? प्रेमचंद जी से। प्रेमचंद जी ने लिखा है, इसलिए वही छोटे भाई हैं कि मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे और 3 दर्जे आगे थे। दर्जे मतलब कक्षा, क्लास। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व, तालीम मतलब शिक्षा, तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम वो 2 साल में करते थे, कभी कभी तो 3 साल भी लग जाते थे। उनका कहना था कि बुनियादी पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वे बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी और वो 15 साल के थे। मेरे ऊपर निगरानी करने का उनको पूरा अधिकार और जन्मसिद्ध अधिकार था और उनका हुक्म तो मानो कानून बन जाता था। बड़े भाई साहब स्वभाव से बड़े ही अध्ययनशील थे। हरदम किताबें खोले बैठे रहते, शायद दिमाग को आराम देने के लिए। कभी कॉपी पर, कभी किताब पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीर बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या बात 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता था ना कोई सामंजस्य होता था। बड़े भाई साहब रोज पढ़ते थे पर उनका मन नहीं लगता था। जब छोटा भाई नहीं पढ़ता था तो उसे बहुत डराते धमकाते थे। जब बड़े भाई साहब 9वीं कक्षा में थे, मैं 5वीं में था, तो उनकी बातें मुझे कभी कभी बहुत बुरी लगती थीं। मेरा पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही मैं हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता। कभी कागज की तितलियां उड़ाता तो कभी कोई साथी मिल गया तो उससे तो फिर तो पूछना ही क्या, मजे ही मजे। कभी 4 दीवारों पर चढ़कर नीचे कूद रहा होता, कभी फाटक पर सवार होता, कभी आगे पीछे चलते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहा था। लेकिन कमरे में आते ही बड़े भाई साहब का रुद्र रूप देखकर मेरे प्राण सूख जाते थे। हॉस्टल में रहते थे, गांव के थे। इनके पिताजी, अम्मा जी ने इन लोग को पढ़ने के लिए हॉस्टल भेजा था। वो और उनके बड़े भाई साहब हॉस्टल में ही रहते थे। जब कभी भी बड़े भाई साहब उनको नहीं देख पाते थे, प्रेमचंद जी को, तो वो आंखें में धूल झोंक कर हॉस्टल से बाहर निकल जाता था। खूब मौज मस्ती कर लेता था, लेकिन उसके बाद जब वो हॉस्टल में आता था तो बड़े भाई साहब का रुद्र रूप देखकर उसके प्राण सूख जाते थे। प्राण सूखना एक मुहावरा है।
जैसे ही वह हॉस्टल में आता तो बड़े भाई साहब का पहला सवाल यही होता था, कहाँ थे। हमेशा यही सवाल उनकी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था। इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था, मतलब मैं बिल्कुल चुप रहता था। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और बड़े भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि इसने और रोज से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। तो आपसे मैं कुछ पूछना चाहती हूँ कि बड़े भाई साहब और छोटे भाई साहब में कितने साल का अंतर था, कहाँ रहते थे, फिर पढ़ाई कहाँ करने लगे। छोटे भाई साहब जब हॉस्टल से बाहर निकलते थे तो कौन कौन से खेल खेलते थे। राइटर नेम कौन है, कौन सी कक्षा में दोनों पढ़ते थे। आज मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगी, कल मैं आपको इसके आगे का चैप्टर समझाऊंगी। ओके।